अपडेट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 20 सितंबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अहमदाबाद जिले के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की प्रगति की करेंगे समीक्षा। देश की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए ऐतिहासिक स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का किया जा रहा है विकास। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र के बूंदी में अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों का किया दौरा। राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। भारत के 7 प्राकृतिक स्थल यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल। सूची में भारत के स्थलों की संख्या 65 से बढ़कर 49 सांस्कृतिक, 17 प्राकृतिक और 3 मिश्रित धरोहर स्थल शामिल। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में मतगणना जारी। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव पद के लिए कुल 21 उम्मीदवार मैदान में। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कड़ा मुकाबला। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारतीय टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलने उतरेगी। अबू धाबी स्टेडियम में रात 8 बजे से भारत का सामना ओमान से। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 की मतगणना उत्तर परिसर स्थित यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। मतगणना स्थल और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उत्तर परिसर में 600 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें 160 अधिकारी बॉडी कैमरों के साथ लैस हैं। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है ताकि प्रक्रिया निर्विघ्न रूप से पूरी की जा सके। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव पद के लिए कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कांग्रेस समर्थित नेशनल स्टूडेंट ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई के बीच माना जा रहा है। वही वामपंथी गठबंधन भी चुनावी समीकरण में अहम भूमिका निभा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे भारत में छावनी बोर्डों को स्मार्ट, हरित और टिकाऊ शहरी पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है। वो रक्षा संपदा महानिदेशालय की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा संपदा सेवा से छावनी बोर्डों के आधुनिकीकरण के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने 18 लाख एकड़ से अधिक रक्षा भूमि के प्रबंधन और देश भर की 61 छावनियों में रहने वाले नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दोहरी जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाने के लिए IDES अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने प्रणालियों और प्रक्रियाओं को निरंतर उन्नत करने के, छावनियों को आधुनिक शहरों की तरह विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें डिजिटल सेवाओं को बढ़ाना होगा ताकि लोग घर बैठे पारदर्शी और समय पर सेवाएं प्राप्त कर सकें। IDES का दायित्व दोहरी प्रकृति का होता है। एक तरफ यह सर्विस डिफेंस लैंड की सुरक्षा करती है और दूसरी तरफ यह नागरिकों के कल्याण और उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखती है। यानी यह सर्विस न केवल हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान देती है, बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का भी यह निर्वाह करती है। दरअसल यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एकमात्र ऐसी सर्विस है जो डायरेक्टली और कंटिन्यूअसली आम नागरिकों के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। यह अनूठा मैंडेट IDES को सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक रोल ही नहीं है, बल्कि एक गहरा ह्यूमन रोल भी देता है। और लगभग 21 लाख निवासियों की लाइफ की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स अपने सिविक फंक्शंस कितनी इफेक्टिवली परफॉर्म करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि IDES अपने सिस्टम्स और प्रोसेसेस को लगातार अपग्रेड करे ताकि सर्विस डिलीवरी
और ज्यादा इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन फ्रेंडली हो सके। हमारा यह सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि कैंटोनमेंट्स में रहने वाले लोगों को अच्छी से अच्छे सिविक एमिनिटीज और ईज ऑफ लिविंग मिले, चाहे वह क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, अच्छी तरह से मेंटेन्ड रोड्स, मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस या फिर क्विक ग्रीवांस रिड्रेसल हो। कोई भी कैंटोनमेंट का नागरिक कभी भी वंचित या पीछे अपने को छूटा हुआ महसूस न करे। मैं समझता हूं यह आप सबकी ही जिम्मेदारी बनती है और मैं यह भी मानता हूं कि जिस स्मूथनेस के साथ आप लोग यह बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसके लिए आप सभी मेरी तरफ से बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 20 सितंबर को गुजरात की यात्रा पर रहने वाले हैं। यात्रा के दौरान वो अहमदाबाद जिले के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की प्रगति की समीक्षा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र लोथल भारत की समुद्री शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। देश की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए इस ऐतिहासिक स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास किया जा रहा है। ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए पंच प्राण संकल्पों में से एक प्राचीन विरासत के संरक्षण का प्रतीक है, जिसे अब NMHC के विकास के माध्यम से मूर्त रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विरासत भी के सपने को साकार करेगा। इस परिसर का विकास 4,500 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस संग्रहालय होगा। इसकी ऊंचाई 77 मीटर होगी और 65 मीटर तक एक खुली गैलरी होगी, जिससे आगंतुकों को पूरे परिसर का मनोरम दृश्य दिखाई देगा। परिसर में एक तैरता हुआ रेस्टोरेंट, 100 कमरों वाला टेंट सिटी और रिसोर्ट और कार सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। गुजरात सरकार ने इस परियोजना के लिए 375 एकड़ भूमि आवंटित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर बांसवाड़ा से केंद्र व राज्य सरकार की लगभग 1,21,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे, जो प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राजस्थान सहित कई राज्यों की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं भी देशवासियों को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान बीकानेर दिल्ली कैंट, जोधपुर दिल्ली कैंट, वंदे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री PM कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को हर संभव मदद का भरोसा दिलवाया है। PM मोदी ने एक एक्स पोस्ट पर इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की जी के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। हाल ही में हुई दुखद जनहानि पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। साथ ही मैंने उन्हें और नेपाल की जनता को कल उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र के बूंदी में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और सर्वे एवं राहत कार्यों की समीक्षा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रभावित परिवारों से मिलकर उन्हें आश्वस्त किया कि उचित मुआवजे से लेकर पुनर्वास तक हर कदम पर उनका सहयोग किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि प्रभावित व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों के आवंटन को प्राथमिकता देने के प्रयास किए जाएंगे।
साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वे कार्यों में तेजी लाई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रभावित परिवार सहायता से वंचित न रहे। के कारण और जल भराव के कारण जिन जिन गांवों के अंदर भारी नुकसान हुआ है, जिस दिन अतिवृष्टि थी उस दिन भी मैं कई इलाके के अंदर गया था। केसाय, पाटन, कापरेन के कई क्षेत्रों में गया था। कई क्षेत्रों के मार्ग अवरोधक होने के कारण मेरा जाना नहीं हुआ था। आज मैंने कई क्षेत्रों को व्यक्तिगत रूप से देखा है और जिला प्रशासन को स्पष्ट कहा है कि हालात बहुत खराब हैं। सभी लोगों को फसलों का और मकान गिरने का, उनके बर्तन, उनके कपड़े और जो भी आवश्यक वस्तुएं खराब हुई इसकी उचित मुआवजा मिले। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी की है। सबको उचित मुआवजा मिलेगा, फसलों का मुआवजा मिलेगा। जन सहयोग से उस समय आवश्यकता अनुसार हमने भी कुछ किट भिजवाए थे और किसी चीज़ की आवश्यकता हुई तो और उपलब्ध कराएंगे। हर संकट की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। ये आपदा है, संकट है और संकट की हर आपदा संकट में हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी मुसीबतों को, उनकी कठिनाइयों को, उनकी चुनौतियों को कैसे कम कर सकें और भविष्य में जिस जिस कारण से जल भरा हुआ है, अतिबाढ़ की स्थिति हुई, उसकी अध्ययन करा के भविष्य में उसके रोकने के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। आशियाने बनाए जाएंगे, मकान का इनको मुआवजा मिलेगा और कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको मकान का आवंटन भी प्रायोरिटी से हो ताकि दोनों तरह से मिल जाए, प्रधानमंत्री आवास का मिल जाए, आपदा का मिल जाए, ताकि ये अपने घर वापस बना सकें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि जीएसटी दरों में हालिया कटौती के बाद अगर राजस्व घटता है तो केंद्र सरकार उसकी भरपाई के लिए किसी तरह का मुआवजा देने पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इसका बोझ केंद्र और राज्यों को मिलकर उठाना होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी से आने वाला टैक्स 50-50 के अनुपात में बढ़ता है। इसमें भी केंद्र के हिस्से का 41% राज्यों को वापस चला जाता है और आखिरकार केंद्र के पास केवल 23% हिस्सा रह जाता है। ऐसे में अगर राजस्व घटता है तो असर केंद्र पर भी उतना ही पड़ता है जितना राज्यों पर पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है और इसके फैसलों में सभी राज्यों की सहमति ली जाती है। GST Council is a constitutional body. We respect the body and its complete autonomy. What the Prime Minister said from the Red Fort was, we will get you a tofa gift before Deepavali. Something is happening in the GST Council. He didn't spell out the rates. He didn't say anything about the compensation cess, whether it's going to continue or whether it's going to shut. Nor did he say everything that which has been given is for the sake of the people, so it will clear. Nothing. He just indicated. And what actually happened post that? We followed every rule of the GST and made sure, and in fact that day, before the PM announced, well before he announced, if I'm right, even the previous night, the group of ministers were sent the proposal already. They had received it, they would have seen it as well. States, particularly those in the opposition party-ruled states, had a concern that this proposal, yes, it is in favor of the common man, yes, it is bringing rates down, but what if it results in revenue being lesser than what it is before for states? Who's going to fill that gap? Was the question on which the states had discussed. And I had in the council very clearly heard all of them as the chair of the council and said very clearly to them, and which is what I will say here, even the example or the way in which I explained it is what I did in the council and putting it to you here. I said, if there is an impact on revenue, it is for both the center and the states.
And in the GST Council, all of us are seated as equals. The center has 1/3. The states together have 2/3. And I sort of dramatize to say, we're all sitting together here, and there is a bori or a gunny bag in the center. All of us are earning our GST, and the money goes into the gunny bag. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल व्यक्तिगत सूचना संरक्षण नियम तैयार हो गए हैं और अगले 10 दिनों में इसे प्रकाशित कर दिया जाएगा। ये नियम नागरिकों को AI के नुकसान से बचाने के लिए सुरक्षा सीमाओं को परिभाषित करेंगे और जांच और संतुलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि नियमों को व्यापक परामर्श प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया है। India has always believed in developing technologies which are available to the world. For example, our UPI is today seen as a framework, as a technology which can be used anywhere in the world, whether it is rich countries or global south, everybody would like to use it. We want to follow that approach in AI also. The investments that we are making in to develop the models, that investment will basically lead us to achieving that goal. You might have noticed by now we have selected teams which are basically, some teams are developing large models and there are many teams which are developing small, focused models which are targeting specific sectors and specific problems. That approach shows the practical approach of our AI mission. We must be able to solve the population scale problems using technology. Our Prime Minister has given us that mandate that as this technology matures and gets adopted, it should be useful to our people. It should make a difference in the common citizen's life. It should make a difference in the small farmer in the remote village to improve the crop, improve the yield, have better income using technology. It should make a difference in the lives of the women in a small tribal village to get better opportunities for livelihood. आंध्र प्रदेश विधानसभा ने गुरुवार को अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था GST में अगली पीढ़ी के सुधारों की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। आंध्र प्रदेश ऐसा प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने सदन में प्रस्ताव पढ़ा, जिसमें माल एवं सेवा कर GST दर को युक्ति संगत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की गई और कहा गया कि इस सुधार से आम आदमी को लाभ होगा तथा देश में दोहरे अंक की वृद्धि हासिल करने में मदद भी मिलेगी। प्रस्ताव में कहा गया, आंध्र प्रदेश विधानसभा GST दरों को युक्ति संगत बनाने के संबंध में 56वीं GST परिषद द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती है। మొట్టమొదటిసారిగా 2000 వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు GST తీసుకురావాలని ఆలోచన చేశారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన గవర్నమెంట్ ఏం పట్టించుకోకపోతే మొట్టమొదటిసారిగా నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఇప్పటికి కూడా జ్ఞాపకం, ఆ రోజు అరుణ్ జైట్లీ గారు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, ఆయన అందరితో మాట్లాడి అవసరమైతే మీకు నష్టం వస్తే నష్టం కూడా మేము భర్తీ చేస్తామని చెప్పి కన్విన్స్ చేసి మొట్టమొదటిసారిగా GST తీసుకొచ్చారు. ఆ GST వచ్చిన తర్వాత దిశ ఒక గేమ్ చేంజర్గా తయారైంది. అవన్నీ నేను చూపిస్తాను. ఈరోజు నెక్స్ట్ రిఫార్మ్ GST రెండో రిఫార్మ్ తీసుకొచ్చారు. ఇది మీరు ఒకసారి చూస్తే నాకు ఏమాత్రం అనుమానం లేదు, నేను ఎప్పుడు కూడా దేశ రిఫార్మ్ అంటే నేను ముందుంటాను. అది నా జీవితంలో ఇప్పుడే కాదు, देश भर में लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है।
देश के पूर्वी और मध्य भाग में अगले 2 दिन तक ऐसी तेज वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी अगले 2 दिन अत्यंत तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने दक्षिणी प्रायद्वीप और पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र के कुछ स्थानों में भी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर एक और पहचान मिली है। भारत के 7 प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन स्थलों में महाराष्ट्र के डेक्कन ट्रैप्स, पंचगनी और महाबलेश्वर, कर्नाटक के सेंट मैरी द्वीप की भूवैज्ञानिक धरोहर, मेघालय की गुफाएं, नागालैंड का नागा हिल, ओफियोलाइट, आंध्र प्रदेश के एरामट्टी, डिब्बालू, आंध्र प्रदेश की तिरुमला पहाड़ियां और केरल की वर्कला चट्टानें इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही भारत की अस्थायी सूची में अब कुल 69 स्थल हो गए हैं, जिनमें से 49 सांस्कृतिक, 17 प्राकृतिक और 3 मिश्रित धरोहर स्थल शामिल हैं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारतीय टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलने उतरने वाली है। अबू धाबी स्टेडियम में रात 8 बजे से भारत का सामना ओमान से होगा। भारतीय टीम पहले ही लगातार 2 जीत दर्ज करके सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। आज के मैच में जीत के साथ भारत के पास नंबर 1 पर रहते हुए ग्रुप स्टेज खत्म करने का अवसर होगा। वहीं ओमान की टीम लगातार 2 हार के साथ रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है। भारतीय टीम अगर आज जीत जाती है तो वो एशिया कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच जीतने के मामले में श्रीलंका की बराबरी कर लेगी। ज्ञान भारतम, अतीत की गूंज, भविष्य की ज्योति और हमें हमारी शाश्वत ज्ञान परंपरा से जोड़ने की एक पहल है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इससे जुड़ी कुछ शानदार झलकियों के साथ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। भारत केवल एक भूमि